फिर हाजिर हैं महफिल के इस अंक में एक नए कवि के साथ, नए कलामकार के साथ, नए गज़लकार के साथ। दोस्तों, गज़ल कहते हैं कि मोहब्बत से या मोहब्बत की गुफ्तगू का नाम हुआ करती थी, लेकिन आज समाज की तमाम विद्रूपताओं पर, समाज के तमाम पहलुओं पर गज़ल ने अपनी ज़बान खोली। उसी तरह से गज़ल जब कभी उर्दू, हिंदी, अरबी या फ़ारसी में लिखी जाती थी, लेकिन गज़ल ने अपने आयाम बदले, तमाम भाषाओं ने गज़ल को अपनाया, जैसे हिंदी, यहाँ तक कि गज़ल बुंदेली में भी हमारे बीच में आई। हिंदी गज़ल जब शुरू हुई, उस शुरुआत के दौर के एक बड़े शायर के दो शेर याद आते हैं कि आबोदाना रहे रहे ना रहे, ये ज़माना रहे रहे ना रहे, हमने तो गुलशन की खैर मांगी थी, आशियाना रहे रहे ना रहे। या हिंदी गज़ल का एक बहुत बड़ा नाम आता है दुष्यंत कुमार के रूप में। दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। इसी हिंदी गज़ल परंपरा के एक बड़े कवि, बड़े शायर वीरेंद्र खरे अकेला आज हमारे स्टूडियो में, हमारे इस अंक में हमारे साथ में हैं। वीरेंद्र खरे अकेला, जिनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक तो सुबह की दस्तक है, दूसरी शेष बची चौथाई रात, और तीसरी पुस्तक अंगारों पर शबनम। ये 3 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और तमाम सम्मान इन्हें, पुरस्कार, सम्मान, अलंकरण इन्हें मिले हैं। आज हमारे स्टूडियो में हम उनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र भाई, पेप्टेक के स्टूडियो में इस महफिल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं, गज़ल से शुरू करते हैं। आप हिंदी गज़ल के बड़े कवि हैं, बड़े शायर हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं कि हिंदी गज़ल और गीतिका, इसमें क्या अंतर है? देखिए, हिंदी गज़ल जी को ही नीरज जी ने गीतिका नाम दिया है। अच्छा, नीरज जी का दिया हुआ नाम है गीतिका? नीरज जी का दिया हुआ नाम है। एक और उल्लेखनीय शायर हैं हिंदी के, तस्मी हिंदी में जो बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं, जी जी, चंद्रसेन विराट जी। ये तस्मी हिंदी से क्या मतलब? ये जो है संस्कृत से जो सीधे शब्द आए हैं हिंदी में। अच्छा अच्छा, कठिन शब्द जिनको संस्कृत निष्ठ शब्द कहते हैं। जी, ये वो उन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है उन्होंने। जी जी, और कुछ कठिन सी गज़लें। जी जी, बड़े अच्छे शायर हैं। हाँ, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने द्विपदी एक नाम दिया है। द्विपदी है, तो ये नाम तो ऐसा है कि अपन कितने भी नाम उसके रख लें। हाँ, तो सबने अलग अलग नाम दिए। किसी ने हिंदी गज़ल को द्विपदी बोल दिया, किसी ने गीतिका बोल दिया। बात एक ही है। बात एक ही है, गज़ल गज़ल है। जी बिल्कुल। तो आपने कोई नाम दिया क्या? नहीं, मैं तो उसको गज़ल ही मानता हूँ। तो आप अपनी गज़ल से शुरुआत करेंगे हमारे श्रोताओं के सामने? गज़ल गज़ल है जी। और जैसा कि नीरज जी मानते हैं जी कि जो आज की गज़ल है जी, उसने भाषाओं के बीच की जो खाई है, हिंदी और उर्दू के बीच की जो खाई है, वो ख़त्म कर उसको पूरी तरह से पाट दिया है, ख़त्म कर दिया है। और आज की गज़ल केवल प्रेम की बात करती है, शायरी की बात करती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो, भले ही लोग हिंदी गज़ल कहें, भले ही लोग उर्दू गज़ल कहें, लेकिन जब हम पढ़ते तो ऐसा कभी नहीं होता कि हिंदी गज़ल में पूरी गज़ल में 1-2 शब्द उर्दू के ना आ जाएं, या उर्दू गज़ल में तो हिंदी के अधिकांश शब्द रहते ही हैं, क्योंकि मकसद ये होता है शायरों का कि हम आम पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, आम आदमी के लिए लिख रहे हैं, तो आम आदमी उसको समझ सके। ये मकसद होता भी है और होना भी चाहिए भाई, ज़्यादातर लोगों तक गज़ल पहुँचे। जी बिल्कुल, ये रचनाकार का उद्देश्य होना चाहिए। और यही हम सबका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात गज़ल के माध्यम से पहुंचा सकें। मैं शुरुआत करता हूँ एक मतला 2 शेर से। इरशाद इरशाद। एक मतला और 2 शेर। स्वागत। मुसलसल दिल को तरसाना, वाह, मुसलसल दिल को तरसाना निहायत बेवकूफ़ी है। वाह, मुसलसल दिल को तरसाना निहायत बेवकूफ़ी है, किसी से इश्क फरमाना निहायत बेवकूफ़ी है। वाह वाह, मुसलसल दिल को तरसाना निहायत बेवकूफ़ी है, किसी से इश्क फरमाना निहायत बेवकूफ़ी है। और अभिराम भाई, ये शेर ख़ास तौर से कि वो इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल होते हैं। वाह, वो इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल होते हैं।
बड़े लोगों से याराना निहायत बेवकूफ़ी। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़े लोगों से याराना वाह वाह, निहायत बेवकूफ़ी है। बड़े लोगों से याराना निहायत बेवकूफ़ी है। और ये शेर भी के जो पीना है पियो खुलकर, जो पीना है पियो खुलकर, नहीं तो तर्क मैं कर लो। क्या बात है, जो पीना है पियो खुलकर, नहीं तो तर्क मैं कर लो। ये छुप छुप मैं कदे जाना निहायत बेवकूफ़ी है। वाह वाह, ये छुप छुप क्या बात है, मैं कदे जाना निहायत बेवकूफ़ी है। ये छुप छुप मैं कदे जाना निहायत बेवकूफ़ी है। और कभी तो अक्ल को भी दीजिए जहमत अकेला जी। कभी तो अक्ल को भी दीजिए जहमत अकेला जी। फकत भावों में बह जाना निहायत बेवकूफ़ी है। क्या बात है, फकत भावों में बह जाना निहायत क्या बात बेवकूफ़ी है। मुसलसल दिल को तरसाना निहायत बेवकूफ़ी। मुझे रामेंद्र मोहन त्रिपाठी देश के बड़े गीतकार हैं, उनका एक शेर याद आता है कि क्या करें कोई प्यार के काबिल नहीं मिलता। बहुत अच्छा। क्या करें कोई प्यार के काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। वाह वाह, बहुत अच्छा जी। अचानक आपके इस गजल पहले मतले पर वो शेर याद आ गया। अच्छा, हम बातें गुफ्तगू भी करते चलें और आपकी गजलें भी हम अपने सामीन को सुनवाते चलें जी। ये गजल लिखने की जो शुरुआत हुई आपकी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी कवि से, शायर से प्रेरणा मिलती है जी। आपको कौन से कवि शायर से किससे प्रेरणा मिली? देखिए, शायर के रूप में सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित जिस शायर ने किया है वो हैं दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी ने सर्वाधिक प्रभावित किया। उनका कोई शेर याद है आपको? हाँ, एक बहुत सारी गज़लें उनका तो जो है साय में धूप पूरा गज़ल संग्रह ही याद है। तो कुछ सुनाइए। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। क्या बात है, वाह वाह। इस समाज की पीड़ा को बहुत तरीके से बहुत अच्छे से उन्होंने व्यक्त किया है। अच्छा, एक बात और भी, इतने हिंदी गजल के इतने शायर हुए, तमाम रचनाकार हुए, आपको दुष्यंत कुमार ही क्यों अच्छे लगे? कुछ खासियत, कोई बात, कोई कारण? दुष्यंत साहब की गज़ल एक तो आम आदमी की ज़बान में है जी, बहुत कठिन उर्दू कहीं नहीं है जी। एक मिली जुली जो हिंदुस्तानी भाषा है, हाँ, उसमें उन्होंने गज़लें कहीं और आम जन की पीड़ा को, मतलब ये कहें कि सीधा दिल पे उतरती है, सीधा दिल पे उतरती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम जन की पीड़ा तो उन्होंने बहुत निकट से देखा है, महसूस किया है और उसको इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है कि वो आप कोई भी शेर उनका पढ़ेंगे तो आपके सीधा दिल तक पहुंचेगा। और यही शायरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि दिल तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, कुछ इसी तरह की आपकी शायरी? जी जी बिल्कुल। मैं कुछ शेर जी बिल्कुल हल्के फुल्के से शेर, स्वागत। अभी जो है रिजल्ट घोषित हुआ है बच्चों के, हाँ, तो बच्चों के रिजल्ट घोषित होने पे मुझे एक गज़ल के 2-3 शेर याद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम तरह के प्रयोग गज़ल में होते हैं और इसमें भी कुछ प्रयोग आप देखें। बिल्कुल। पढ़ाने वालों न ये समझना तुम्हारी मेहनत सफल हुई है। व्यंग देखें अभिराम भाई, कि पढ़ाने वालों न ये समझना तुम्हारी मेहनत सफल हुई है, रिजल्ट तो इसलिए है अच्छा कि इम्तिहान में नकल हुई है। रिजल्ट तो ये तो आप आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे भाई, कहीं कहीं हो सकता है लेकिन हर जगह ये बातें नहीं होती हैं। असल में शिक्षा में जो प्रयोग हुए हैं जी, उनसे निश्चित रूप से शिक्षा कमजोर हुई है। जी बिल्कुल। और इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी पड़ती है, कहना चाहिए। कलमकार को कहना चाहिए। कलमकार यदि सच नहीं बोलेगा तो दुनिया में कौन सच बोलेगा? बिल्कुल। इसलिए कलमकार को तो सच बोलना ही चाहिए। भले ही ये बात सब जगह लागू नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो लागू होती है, इसमें भी संदेह नहीं है। भाई शायर जहाँ खामी देखता है जी वहाँ बोलता है, देखता है, तभी तो बोलता है। भाई यदि ये बात नहीं होती तो शायर के जहन में ये बात आती कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आप, और सच बोलने का हक आपको बिल्कुल दिया है माँ सरस्वती ने। आप बोलिए जी। स्वागत है। पढ़ाने वालों न ये समझना जी तुम्हारी मेहनत सफल हुई है जी,
रिजल्ट तो इसलिए है अच्छा कि इम्तहान में नकल हुई है और वहीं पे अटकी हुई है अब तक हमारी उल्फत की वो कहानी। वहीं पे अटकी हुई है अब तक हमारी उल्फत की वो कहानी, न उस तरफ से मिला इशारा न इस तरफ से पहल हुई। क्या बात है, वाह वाह। न उस तरफ से मिला इशारा। ये गजल का सबसे बड़ा कमाल है कि एक शेर कोई और बात कहता है, दूसरा शेर कोई और बात कहता है। मतलब एक गजल में तमाम बातें हो जाती हैं और एक शेर में पूरी बात हो जाती है। ये गजल की खासियत होती है। जी, यही खासियत है। अगला शेर कि जितने शेर हैं उतने तरह की अलग अलग बातें। न उस तरफ से मिला इशारा न इस तरफ से पहल हुई है और हर एक दिन बढ़ती कीमतों ने कहाँ पनपने दिया है हमको। हर एक दिन बढ़ती कीमतों ने कहाँ पनपने दिया है हमको। सुधर न पाई है घर की हालत अगरचे वेतन डबल हुई है। क्या बात है, सुधर न पाई है घर की हालत अगरचे वेतन डबल हुई है, अगरचे वेतन डबल हुई है। और ये शेर भी अभिराम भाई के बखूबी दोनों ने आज यारो निभाई है अपनी जिम्मेदारी। बखूबी दोनों ने आज यारो निभाई है अपनी जिम्मेदारी। उधर जरा उसने मुस्कुराया इधर हमारी गजल हुई है। क्या बात है, उधर जरा उसने मुस्कुराया इधर हमारी गजल हुई है। और इसी तरह के दो तीन शेर मुझे और ये मोहब्बत का जादू है। कोई वीर भाई कोई लिखता है कि किसी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं जी। किसी अच्छे कवि बड़े शायर की कि हम ना होते तुम पर गजल कौन कहता। बहुत अच्छा। हम ना होते तो तुम पर गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। वाह वाह वाह। ये मोहब्बत का ही जादू है भाई, वरना पत्थरों की इमारत को ताजमहल कौन कहता। बहुत अच्छा अभिराम भाई। और एक गजल के दो तीन शेर मुझे और याद आ रहे हैं। बिल्कुल नई गजल है। गजल का मतलब देखें। इरशाद कि वो चलाए जा रहे दिल पर कटारी देखिए। वो चलाए जा रहे दिल पर कटारी देखिए और हंस रहे हैं फिर भी हम हिम्मत हमारी देखिए। वाह 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 वाह। वो चलाए जा रहे दिल पर कटारी देखिए हंस रहे हैं फिर भी हम हिम्मत हमारी देखिए। हंस रहे हैं फिर भी हम हिम्मत हमारी देखिए। और ये देखें आप किस तरह से जो है आस्थाएं खंडित हो रही हैं जी। और आस्थाओं का सच क्या है। हंस रहे हैं फिर भी हम हिम्मत हमारी देखिए। और पाए लागी सामने और पीठ पीछे गालियां। पाए लागी सामने और पीठ पीछे गालियां। आजकल के आदमी की होशियारी देखिए। क्या बात है, वाह। आजकल सामने सम्मान जी भर कर सम्मान। जी, और पीठ पीछे जो है उसी को गालियां देना। सही बात। ये बड़ी एक बहुत बड़ी जो है बड़ा दोष है। ये दोष है, बिल्कुल सही बात है। और निश्चित रूप से कहीं व्यवस्थाएं भी होती हैं, कहीं व्यवस्थाएं भी होती हैं। क्योंकि व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार के सामने यदि किसी सामने वाले का चरित्र से मतलब उसके तमाम उससे होती हैं आयामों से होती हैं कि वो भ्रष्ट है, ये है, वो है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी का सम्मान करता है तो उसके सामने नहीं कह पाता, लेकिन यदि उसका ज़मीर उसे रोकता है तो उससे पीछे तो कहता है यार ये आदमी भ्रष्ट है, ये वो है, लेकिन उसके संस्कार उसके सामने उससे कहने के लिए इजाजत नहीं देते। कहीं ये भी मजबूरियां आती हैं। ये तमाम तरह के दबाव भी होते हैं, मजबूरियां भी और कुछ जो है आज के मनुष्य का स्वभाव ही होता जा रहा है। हाँ, कुछ स्वभाव ही अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थों के लिए। बिल्कुल हम जो है मुंह पर उसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं। सही बात है। और पीठ पीछे जैसे ही स्वार्थ पूरे होते हैं उसी को गालियां शुरू कर देते हैं। ये बड़ी विसंगति आ गई है कि हम जिससे हमारे स्वार्थ होते हैं यदि वहाँ से हमारे स्वार्थ पूरे नहीं होते बिल्कुल तो हम उसे गालियां देना शुरू कर। ये बड़ी विडंबना है। कुछ भाई मापदंडों पे गालियां आ गई जी, स्वार्थ आ गए, मापदंडों पर स्वार्थ आ गए। ये सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी बात है जी, बिल्कुल। और ये जो है एक बुरा बदलाव है। हाँ, ये समाज में चलन में आ रहा है। ये और निश्चित रूप से इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। और समाज के मनुष्यता कहीं ना कहीं पीछे छूटती है। जी, बिल्कुल। हमारी आस्था स्थिर होना हमें यदि अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हमें कहीं ना कहीं स्वार्थों को पीछे रखना पड़ेगा और संकीर्णताओं से बचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। वो चलाए जा रहे दिल पर कटारी देखिए
हंस रहे हैं फिर भी हम, हिम्मत हमारी देखिए, पाए लागी सामने और पीठ पीछे गालियां, आजकल के आदमी की होशियारी देखिए, आजकल के आदमी की होशियारी देखिए। और राजनीति पे ये शेर अभिराम भाई खास तौर से सुने के, होशियारी देखिए, सारे अपराधों पे है हासिल महारत आपको, सारे अपराधों पे है हासिल महारत आपको, आप संसद के लिए उम्मीदवारी देखिए। क्या बात है, वाह, सारे अपराधों पे है हासिल महारत आपको, आप संसद के लिए उम्मीदवारी देखिए, आप संसद के लिए उम्मीदवारी देखिए। और ये शेर भी के, काम हो पाया नहीं तो घूस लौटा दी गई, काम हो पाया नहीं तो घूस लौटा दी गई, काम हो पाया नहीं तो घूस लौटा दी गई, बेईमानों की जरा ईमानदारी देखिए। वाह वाह वाह, लेकिन बेईमानों की जरा ईमानदारी देखिए, काम हो पाया नहीं तो घूस लौटा दी गई, बेईमानों की जरा ईमानदारी देखिए, बेईमानों की जरा ईमानदारी देखिए। और ये मासूम सा शेर के कब तलक लटका के रखेंगे ये दिल का मामला। क्या बात है, कब तलक, अरे कब तलक लटका के रखेंगे ये दिल का मामला, सामने वाले की कुछ तो बेकरारी देखिए, सामने वाले की कुछ तो बेकरारी देखिए, वो चलाए जा रहे दिल पर कटारी देखिए, हंस रहे हैं फिर भी हम, हिम्मत हमारी देखिए, हंस रहे हैं फिर भी। क्या बात। अच्छा विनय भाई, ये बताइए कि आप लगभग कितने सालों से गजल लिख रहे हैं? मैं कविता के क्षेत्र में कितने सालों से? कविता के क्षेत्र में तो मैं 90 से हूँ। 90 से हैं? सन 90 से। हाँ, तो आपको लगभग 24 साल हो गए। जी। इस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि किसी कवि ने, किसी शायर ने आपका मनोबल गिराने की कोशिश की हो? वैसे ऐसा अवसर तो नहीं आया है कि जब किसी ने मनोबल तोड़ा हो, किसी ने कहा हो कि यार क्या शेर लिखते हो तुम, नहीं लिख सकते हो, ये जरूर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। कि शुरुआत में मैं पहले गीत लिखता था 90 के आसपास। मैंने 91-92 से जब दुष्यंत साहब को पढ़ा, साए में धूप संग्रह को पढ़ा, तो मुझे प्रेरणा जागी कि मुझे गजलें कहना है। अच्छा। मैंने गजल शुरू की और माँ वाणी की कृपा रही कि यद्यपि गज़ल का जो व्याकरण है, मैं सही आपसे बताऊं कि उस वक्त मुझे नहीं आता था। अच्छा। लेकिन मैंने जब गज़ल कही तो माँ वाणी की कृपा से वो मीटर पे बिल्कुल सही आई। और एक दो कवि ऐसे मिले तो मैंने कहा कि सही क्या है। उन्होंने जब मात्राओं की गणना करके बताया तो वो ऐसे गलत ढंग से बता दिया कि मैंने उनके बताए अनुसार वो पूरी गज़ल अशुद्ध कर ली। अच्छा, वो अच्छी खासी गज़ल को व्याकरण से शुद्ध गज़ल को अशुद्ध कर लिया। और जब मैंने कहा कि ये वज़न क्या है, व्याकरण क्या है, कौन कौन सी बहरें हैं, सारी जो है उसमें रुचि ली, सारी मालूमात की और व्याकरण को जब गज़ल के समझा, तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने तो मुझे गलत रास्ता दिखा दिया। यद्यपि ऐसे लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमें सीखने के लिए विवश करते हैं। हाँ, चलो कम से कम, और हम नई बातें सीखते हैं। उनने कम से कम इतना तो आपको संकेत दिया है कि आपको सीखने की जरूरत है, और जब आप सीखने पहुंचे तो ये बहुत अच्छा रहा कि आपको सिखाने वाले सही मिल गए। जी। तो वो आप सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी बड़े कवि, किसी शायर ने, किसी ने जब आपके मनोबल को इतना बढ़ाया हो कि आपको लगा हो कि यार हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अच्छा रास्ता है, हमें और भी लिखना है, आगे बढ़ना है? जी बिल्कुल। एक ऐसा शुभ अवसर आया जब ये मेरी पहली किताब शेष बची चौथाई रात प्रकाशित होने के लिए तैयार थी, प्रकाशन के लिए। जी। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छे महान जो शायर हैं, अगर उनका कुछ आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। और इसी सिलसिले में मैं नीरज साहब से मिला, डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी से। उन्होंने मेरी पांडुलिपि ले ली, साथ में ले गए और वो रचना उन्होंने पढ़ी। और इसके बाद फ़ोन पर उन्होंने मुझे जो है मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि बेटा तुम सही दिशा में हो, भाषा तुम्हारी अच्छी है
और अच्छे शेर तुमने निकाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात। देश का इतना बड़ा बिल्कुल, अब नीरज जी रचनाधर्मी रचनाकार, साहित्य का एक युग कहा जाता है गोपाल दास नीरज जी को जी। और ने ये कहा कि हमने आपको मनोबल बढ़ाया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रोत्साहित हुए होंगे, आपको मनोबल बढ़ा होगा, और उसका परिणाम भी आप ये आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं आज, आपकी गजल जिस मुकाम तक पहुंची है, निश्चित रूप से उसमें वो मनोबल शामिल है, मुझे प्रोत्साहन शामिल है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि जैसे मुझे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह बशीर बख्श साहब ने भी उत्साहवर्धन किया। और निश्चित रूप से जब इतने बड़े रचनाकार, महान रचनाकार हमारा उत्साह बढ़ाते हैं तो उससे एक नया बल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आगे चाहते हैं कि गज़ल के लिए, कविता के लिए कुछ करें, और मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है। तो हम चाहते हैं, हाँ, हम चाहते हैं कि अब आप गज़ल के लिए, कविता के लिए कुछ करें, लेकिन हम आपकी कुछ गज़लें और सुनें। जी जी जी। एक मतला और दो शेर मुझे और याद आते हैं। जी अच्छा। गज़ल का मतलब कि काम आया बोलने का हौसला कुछ भी नहीं। काम आया बोलने का हौसला कुछ भी नहीं। काम आया बोलने का हौसला कुछ भी नहीं, अपनी कह के चल दिया उसने सुना कुछ भी नहीं। क्या बात है। काम आया बोलने का हौसला कुछ भी नहीं, अपनी कह के चल दिया उसने सुना कुछ भी नहीं। और ये शेर के माफ कर ऐ चारा कर, मरने दे अब तो चैन से। माफ कर ऐ चारा कर, मरने दे अब तो चैन से। इस कदर महंगी दवा और फायदा कुछ भी नहीं। क्या बात है, वाह। इस कदर महंगी दवा और फायदा कुछ भी नहीं। और ये शेर भी के सुबह से बड़ी बड़ी लाइनें आजकल लगती हैं सभी जगहों पर। माफ करे चारागर, मरने दे अब तो चैन से। इस कदर महंगी दवा और फायदा कुछ भी नहीं। सुबह से लाइन में लग जाना था, गलती हो गई। सुबह से लाइन में लग जाना था, गलती हो गई। जब तलक नंबर मेरा आया बचा कुछ भी नहीं। जब तलक नंबर मेरा आया बचा कुछ भी नहीं। जब तलक नंबर मेरा आया बचा कुछ भी नहीं। और एक गजल के दो तीन शेर। हौसलों में उसके लगता है कमी कुछ और है। हौसलों में उसके लगता है कमी कुछ और है। चाहती कुछ और है वो, बोलती कुछ और। क्या बात है, वाह वाह वाह। हौसलों में उसके लगता है कमी कुछ और है। चाहती कुछ और है वो, बोलती कुछ और है। चाहती कुछ और है वो, बोलती कुछ और है। और अभिराम भाई के बात क्या है, क्या किसी से दिल लगा बैठे हो तुम। अरे बात क्या है, क्या किसी से दिल लगा बैठे हो तुम। आजकल रुख पर तुम्हारे ताजगी कुछ और है। क्या बात है, वाह। आजकल रुख पर तुम्हारी ताजगी कुछ और है। और ये एक मासूम सा शेर। आजकल रुख पर तुम्हारे ताजगी कुछ और है। और चांदनी फीकी शिगुफ्ता गुल भी फीका सा लगे। चांदनी फीकी शिगुफ्ता गुल भी फीका सा लगे। क्या कहूँ तुमको तुम्हारी बात ही कुछ और है। क्या बात है, क्या कहूँ तुमको तुम्हारी बात ही कुछ और है। क्या कहूँ तुमको तुम्हारी बात ही कुछ और है। और लोग जैसा बोलते हैं यार वैसा कुछ नहीं। लोग जैसा बोलते हैं यार वैसा कुछ नहीं। मामला कुछ हो ये दुनिया देखती कुछ और है। क्या बात है, मामला कुछ हो ये दुनिया देखती कुछ और है। मामला कुछ हो ये दुनिया देखती कुछ और है। और कुल जहां बदला न बदला है मगर उसका मिजाज। कुल जहां बदला न बदला है मगर उसका मिजाज। कल भी वो कुछ और ही था, आज भी कुछ और है। कल भी वो कुछ और ही था, आज भी कुछ और है। कल भी वो कुछ और ही था, आज भी कुछ और है। और यूं तो गजल का मक्ता है कि यूं तो कटने को अकेला कट भी जाएगी मगर। यूं तो कटने को अकेला कट भी जाएगी मगर तुम जो मिल जाओ तो फिर ये जिंदगी। क्या बात है, वाह वाह। तुम जो मिल जाओ तो ये जिंदगी, क्या ख्वाहिश है आपकी। कुछ और है। बिल्कुल, ईश्वर आपकी ख्वाहिश पूरी करे, आपकी गजल की ख्वाहिश पूरी करे। और लेकिन चलते चलते विद्युत भाई हम चाहते हैं कि कुछ दो चार शेर आप तरन्नुम में सुना सकते हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि आप तरन्नुम में पढ़ करके सुनाएं। फिर
कितने भी होशियार रहो पर धोखा हो ही जाता है। क्या बात है। कितने भी होशियार रहो पर धोखा हो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। वाह 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 वाह। कितने भी होशियार रहो पर धोखा हो ही जाता है। और ये शेर, अपने सारे दुख तो हंसकर टाल दिया करता हूँ मैं। क्या बात है। अपने सारे दुख तो हंसकर टाल दिया करता हूँ मैं। लेकिन दर्द तुम्हारा मेरी आंख भिगो ही जाता है। वाह 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 वाह। लेकिन दर्द तुम्हारा मेरी आंख भिगो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है क्या बात है, वो तो खो ही जाता है। और ये शेर अल्प वेतन भोगी कर्मचारी जी बिल्कुल किन स्थितियों से निपटता, आप ये शेर है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। ओवर टाइम करते करते रात बहुत हो जाती है। ओवर टाइम करते करते रात बहुत हो जाती है। पापा पापा रटते रटते बच्चा सो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। और ये शेर, तू मुझको बर्बाद अगर कर दे तो कर दे क्या शिकवा। तू मुझको बर्बाद अगर कर दे तो कर दे क्या शिकवा। शम्मा के नजदीक पतंगा जलने को ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। और ये शेर कि मेरे चेहरे पर फीकापन बोया है तकलीफों ने। मेरे चेहरे पर फीकापन बोया है तकलीफों ने। दीवारों का रंग बरसता पानी धो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। और ये गजल का मक्ता जी अच्छा। छोड़ो भी संकोच अकेला, अरे घाट पे तुम भी आ जाओ। छोड़ो भी संकोच अकेला, घाट पे तुम भी आ जाओ। बहती गंगा में हर कोई हाथ तो धो ही जाता है। वाह वाह वाह। बहती गंगा में हर कोई हाथ तो धो ही जाता है। लाख संभालो जो खोना है वो तो खो ही जाता है। वाह वाह वाह। कितने भी होशियार रहो पर
धोखा हो ही जाता है। एक बात तो है विनोद भाई गजल में, गजल चाहे कितनी मुस्कुराहटों के साथ लिखी जाए जी। लेकिन दर्द से पीछा गजल का न छूटा है न छूटेगा। बिल्कुल सही। कहते भी किसी शायर ने लिखा भी है कि गजल में बंदिशो शेर के अल्फाज ही काफी नहीं, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। तो निश्चित रूप से उसमें जिगर का खून मिलता है तब गजल बन के तैयार होती। तो श्रोताओ, ये थे वीरेंद्र खरे अकेला। इसी के साथ हमारी महफिल का आज का ये अंक संपन्न होता है। अगले अंक में फिर किसी नए कलमकार के साथ, नए कवि के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।